मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत मोटर। और विद्युत मोटर बोर्ड परीक्षा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से कवर करेंगे। हम सभी ने विद्युत मोटर देखी हैं। हमारे घरों में जितनी भी समरसेबल वाली मोटर्स हैं, ये वैद्युत मोटर हैं। चारा मशीन पे जो भी मोटर्स लगी होती हैं वो विद्युत मोटर होती हैं। खेतों में ट्यूबवेल पे जो भी मोटर्स लगी होती हैं वो सभी की सभी विद्युत मोटर होती हैं। ये क्या करती हैं? विद्युत ऊर्जा लेती हैं और यांत्रिक ऊर्जा हमें देती हैं। तो विद्युत मोटर क्या होती है? विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये विद्युत ऊर्जा लेती है और उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है? किस सिद्धांत पे कार्य करती है मोटर? तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म लगने लगता है, F बराबर IVL साइन थीटा। ये हम लास्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। यही मोटर का सिद्धांत होता है कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई कुंडली रख देते हैं, कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें हमने कोई कुंडली रख दी, अर्थात कोई चालक रख दिया, और अगर हमने उसमें धारा दे दी, अगर उसमें करंट प्रवाहित कर दिया, तो एक उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और एक पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके कारण एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, एक फोर्स कार्य करने लगता है जो उस कुंडली को घुमा देता है। तो हमने दी क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमको मिला क्या? घुमाने से क्या मिल गई? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो यही होता है मोटर का सिद्धांत कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल लगने लगता है और कुंडली घूमने लगती है। इसी कारण मोटर घूमती रहती है, इसी कारण मोटर घूमने लगता है। तो यही सिद्धांत होता है F बराबर IVL साइन थीटा। तो हमें ये सिद्धांत लिखना है मोटर का, F बराबर IVL साइन थीटा होता है। अगला देख लेते हैं कि विद्युत मोटर की संरचना कैसी होती है। विद्युत मोटर की ये संरचना है। यहाँ पे हमने ये दो चुंबक दिखाई हैं। ये कैसी चुंबक है? हमारी परमानेंट चुंबक हैं, जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच क्या होंगी? ये मैग्नेटिक लाइन्स होंगी। यहाँ पे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। और चुंबकीय क्षेत्र में ये ABCD क्या रखी है? ये कुंडली रखी हुई है। क्या रखी है? कुंडली। कुंडली का मतलब है ये कोई चालक है सीधा, जिसको हमने मोड़ के इस तरह से कुंडली नुमा उसे बना दिया है। यानी कि एक चालक है, कोई चालक है, चालक को कुंडली का रूप दे दिया है। तो एक कुंडली रखी है और इस कुंडली में हमने यहाँ बैटरी से या किस सप्लाई से यहाँ पे हमने क्या दे दी है? धारा दे दी है, यानी कि इसे हमने बिजली दे दी है। जब हमने इसमें बिजली दी और एक यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में ये हमने पहले से ही रखी है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र एक तो इसमें बह रही है धारा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और एक पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र है तो ये कुंडली क्या करेगी? घूमने लगेगी। जब ये कुंडली घूमने लगती है तो ये मोटर बन जाती है, अर्थात ये मोटर के जो रोटर है वो घूमने लगता है। ये मोटर का हमारा डायग्राम है। मोटर में एक रोटर होता है जो हम कुंडली से दर्शा रहे हैं कि ये कुंडली क्या है? एक रोटर है जो अंदर घूमता है। और ये रोटर कब घूमता है? जब हम इसे बिजली देते हैं। जब भी हम इसे करंट देते हैं तो ये घूमने लगती है, जैसे ही करंट हटा लेते हैं तो ये घूमना बंद हो जाती है। तो इसकी यही कार्यविधि है। और संरचना क्या है कि इसमें एक क्षेत्र चुंबक होता है। क्षेत्र चुंबक का मतलब जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, N/S। तो ये एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक है। कैसा चुंबक है? परमानेंट चुंबक है। N/S जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके बाद आर्मेचर बोलते हैं कुंडली को। ये एक ताबे द्वारा तार की बनी कुंडली होती है जो चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती रहती है। इसके बाद विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होते हैं? कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलयों से जुड़े होते हैं जो बैटरी के दो भागों में बांटती है। विभक्त वलय द्वारा क्या होता है? बैटरी के दोनों सिरे इनसे जुड़े हुए होते हैं विभक्त वलय द्वारा। इसके बाद है ब्रुश। ब्रुश धातु की बनी दो पत्तियों से बैटरी से जुड़ी होती है। एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रुश से विद्युत धारा बाहर निकलती है। तो दो ब्रुश यहाँ पे लगे होते हैं। ये जो कुंडली है इसके जो सिरे हैं यहाँ पे विभक्त वलय, इनके साथ ये ब्रुश लगे हुए हैं। इन ब्रुशों से एक ब्रुश से, यह पॉजिटिव सिरे से हमें करंट जाती है तो ब्रुशों से क्या देते हैं? हम करंट देते हैं। कुंडली में करंट जाती है और दूसरे से वापस आती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे करंट देते हैं और करंट देते ही हमारी क्या होती है? कुंडली घूमने लगती है। क्यों घूमने लगती है? क्योंकि एक तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है, एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से होता है तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो हमने पीछे पढ़ा था। अभी हमने पीछे लास्ट वीडियो में पढ़ा था ये वाला कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई कंडक्टर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है, एक इधर की साइड एक इधर की, और इससे घुमाता रहता है। यही मोटर का सिद्धांत होता है। तो यही है हमारा मोटर का सिद्धांत। आगे हम पढ़ लेते हैं मोटर की कार्यविधि। मोटर की कार्यविधि यही होती है, जब भी हम बैटरी से क्या करते हैं? धारा देते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कि उस पर एक बल लगने लगता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का हमने नियम देखा था। क्या होता है? ये नियम होता है जब तीनों, ये फर्स्ट सेकंड और अंगूठा जब हम 90 डिग्री पे रखते हैं तो ये हमने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये क्या है? कुंडली में धारा की दिशा है। तो ये फोर्स की दिशा होगी, जो उस पर फोर्स लग रहा होगा, जो कुंडली घूम रही होगी उसकी बल की दिशा होगी। तो ये बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली पे एक बल कार्य करने लगता है और कुंडली को वो क्या करने लगता है? घुमाने लगता है, जिससे मोटर घूमने लगती है। तो ये हो गई मोटर की कार्यविधि। और जब तक बैटरी से सप्लाई मिलती रहती है मोटर तब तक घूमती रहती है। ये हो गई हमारी विद्युत मोटर। ये 6 नंबर में आती है। 6 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के पर्पज से। तो इसमें हमें लिखना होता है कि विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर की संरचना क्या है, और संरचना बनानी होती है। इसके बाद विद्युत मोटर की कार्यविधि क्या है, कैसे कार्य करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत जनित्र।
अभी हमने क्या पढ़ा था, मोटर, अब क्या पढ़ेंगे, जनरेटर। विद्युत जनरेटर क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो मोटर आती है बोर्ड परीक्षा में या जनरेटर आता है। अब हमारे जनरेटर दो तरह के होते हैं। एक तो जनरेटर होते हैं जो एसी करंट पैदा करते हैं, जो हमारे घरों में आती है एसी, और एक जनरेटर होते हैं जो डीसी करंट पैदा करते हैं। तो जनरेटर दो तरह के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर और दिष्टि धारा। प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं एसी करंट, और यहाँ पे डीसी करंट, दिष्टि धारा होती है डीसी करंट। और जनरेटर क्या होता है, जनरेटर में हम क्या देते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा देते हैं। जैसे हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, तो जनरेटर को जब स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या हम घुमाते हैं, जब घुमाते हैं तब हमें बिजली मिलती है। यानी हम कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा, और हमें मिल क्या रही है, विद्युत ऊर्जा। जबकि मोटर में हम दे रहे थे विद्युत ऊर्जा और मिल रही थी यांत्रिक ऊर्जा। तो जनरेटर मोटर का उल्टा होता है। तो जनरेटर में हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। किसके द्वारा, जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए जनित्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्टि धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो, पहले हम देख लेते हैं एसी धारा का, जिसमें एसी पैदा होती है। हमें पता है एसी किस प्रकार की होती है, एसी इस प्रकार की साइकिल की होती है। हाफ साइकिल इसकी पॉजिटिव होती है, हाफ साइकिल नेगेटिव होती है, हाफ साइकिल पॉजिटिव होती है, हाफ साइकिल नेगेटिव, आधी साइकिल पॉजिटिव आधी नेगेटिव। और ये पूरी एक साइकिल कहलाती है। यहाँ तक पूरी एक साइकिल यानी कि पूरा एक चक्कर कहलाता है यहाँ तक। तो ये क्या होती है, हर एक समय बाद, हर आधा सेकंड बाद ये क्या होती है, रिपीट होती है। इस जनित्र द्वारा हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, वह धारा जो प्रत्येक समय आवृत्ति होती है, हर समय उसकी आवृत्ति होती रहे। आवृत्ति का मतलब बार बार रिपीट होती रहे, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। तो ये क्या हो गई, एसी धारा हो गई। तो वह क्या कहलाती है, प्रति आवर्ती। प्रत्यावर्ती का मतलब प्रति आवर्ती, हर समय उसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब बार बार आना उस चीज़ का। तो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो इसका सिद्धांत क्या आता है, विद्युत जनित्र की प्रत्यावर्ती का सिद्धांत क्या होता है कि ये होता है फैराडे का नियम। जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई धारावाही चालक रखते हैं और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस धारावाही चालक में विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रख के जब हम घुमाते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में हम रख के घुमाते हैं, जबकि जनरेटर मोटर में वो अपने आप घूमती है, क्योंकि हम वहाँ पे लाइट देते हैं। यहाँ पे हम घुमाते हैं और हमें लाइट मिलती है। वहाँ पे हम लाइट देते थे तो वो घूमती थी, यहाँ पे हम घुमाते हैं और लाइट मिलती है। यानी कि यहाँ उल्टा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जब यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहाँ भी कुंडली, यहाँ भी कुंडली, लेकिन वहाँ हम कुंडली में धारा दे देते थे तो कुंडली घूमने लगती थी। यहाँ हम कुंडली को घुमा देते हैं तो धारा मिलने लगती है। जब किसी बंद कुंडली को जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और घुमाया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स कटने लगता है। चुंबकीय फ्लक्स कटने के कारण क्या होता है, कुंडली में एक विद्युत वाहक बल अर्थात विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और ये तब तक उत्पन्न होती रहती है जब तक कुंडली घूमती रहती है। जब तक कुंडली घूमती रहेगी तब तक विद्युत धारा उत्पन्न होती रहेगी। तो ये सिद्धांत है हमारा जनरेटर का। इसकी संरचना होती है, इसमें भी वही है कि क्षेत्र चुंबक होता है, N/S दो क्षेत्र चुंबक होते हैं, जिनके कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण क्या उत्पन्न होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद आर्मेचर क्या, ये कुंडली ABCD एक तांबे की तार की कुंडली होती है। इसके बाद सर्पी वलय, यहाँ पे वहाँ पे विभक्त वलय हुआ करते थे, यहाँ पे क्या होते हैं, जनरेटर में सर्पी वलय, क्योंकि यहाँ पे हमें बिजली मिल रही है, वहाँ पे हम बिजली दे रहे थे, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम सर्पी वलय और दो कार्बन ब्रुसी यूज करते हैं, जिससे कि एक से कार्बन की हम क्या करते हैं, जो भी करंट बन रही है वो निकाल लेते हैं बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ यहाँ पे दो तार मिलते हैं, जैसे कुंडली घूम रही है तो इस कुंडली में क्या होती है, करंट पैदा होती है। तो ये कुंडली हम सर्पी वलय की सहायता से यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और ये दोनों हमें सिरे मिलते हैं और जहाँ लाइट हमें पहुँचानी होती है वहाँ हम पहुँचा देते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या होता है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है वही क्रियाविधि है कि जब हम आर्मेचर को घुमाते हैं, यानी कि जब भी हम कुंडली को घुमाते हैं, जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली को घुमाने के अनुसार क्या होता है, जो वहाँ पे फ्लक्स होता है उसमें फ्लक्स में कट होता है, तो जब फ्लक्स में कट होता है और कुंडली की स्थिति बदल जाती है, ABCD जो कुंडली है, कुंडली की जो स्थिति है AB यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे इस तरह से घूमती रहेगी। जब ये घूमेगी तो ये क्या करेगी, फ्लक्स को कट करेगी और उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो यह कार्य विधि। इसके बाद बुरसों के कार्य क्या होते हैं, ये घूमने वाली कुंडली को बाह्य परत से संपर्क बनाए रखती है और विद्युत जनरेटर में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं, जबकि मोटर में बाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं और इसमें दाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम बता रहा था कि फर्स्ट उंगली और सेकंड उंगली थर्ड उंगली को 90 पे करें तो पहली उंगली बताती चुंबकीय क्षेत्र, दूसरी बताती धारा की दिशा, तो अंगूठा बताता है कि उस पर फोर्स कितना लगा। लेकिन जो दाएं हाथ का नियम होता है वो भी इसी प्रकार का होता है। उसमें भी अगर पहली उंगली दूसरी उंगली व अंगूठा को हम 90 डिग्री पर रखें, लंबत रखें, तो क्या होगा कि पहली उंगली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र को और दूसरी उंगली बताएगी, अंगूठा बताएगा हमारा घूमने की दिशा की, चालक को हम किधर घुमा रहे हैं वो, तो ये पहली उंगली बताएगी कि उसमें धारा किधर की ओर उत्पन्न होगी। तो ये है हमारा दाएं हाथ का नियम। तो जनरेटर में हम दाएं हाथ का नियम लगाते हैं और मोटर में बाएं हाथ का नियम लगाते हैं।
तो इस नियम जो दाएं हाथ का नियम होता है वो क्या होता है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे व उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे लंबवत हों, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, अंगूठा बताएगा कि वो हम किस तरह उससे चालक को घुमा किधर की ओर रहे हैं, तो जो दूसरी उंगली है वो ये बताएगी कि जो विद्युत वाहक बल, जो धारा उत्पन्न हुई है वो किधर की ओर उत्पन्न होगी। जबकि वहाँ पे अंगूठा बताता कि जो भार लगेगा, जो बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा। यहाँ पे उंगली बताती है दूसरी वाली कि जो धारा उत्पन्न होगी वो किस दिशा में होगी। तो ये है दाएं और बाएं हाथ के नियम, यानी कि बाएं हाथ का नियम होता है हमारा मोटर में और दाएं हाथ का होता है जनरेटर में। अब हम पढ़ लेते हैं दिष्टि धारा जनित्र। दिष्टि धारा जनित्र यानी कि जिससे डीसी धारा उत्पन्न होती है। तो एसी धारा और डीसी धारा दोनों का जनरेटर का एक ही सिद्धांत है, समान ही सिद्धांत है। सिद्धांत जैसे उसमें वैसे इसमें, जब किसी कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और घुमाते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है कि उत्पन्न तो एसी ही होती है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे है बाहर हम विभक्त वलय लगाकर या कहना चाहिए कम्यूटेटर लगाकर जो एसी आ रही है उसको डीसी में यहीं पे बदल देते हैं। तो यहाँ से जो तारों से मिलती है हमें वो डीसी मिलती है, लेकिन इसके अंदर कुंडली के अंदर एसी ही बनती है। और यहाँ पे क्या होता है, दिष्टि धारा जनित्र में इसकी संरचना बिल्कुल प्रत्यावर्ती धारा के समान होती है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे सर्पी वलयों के स्थान पे विभक्त वलय का यूज होता है। वहाँ पे सर्पी वलय का स्थान यूज हो रहा था, यहाँ पे विभक्त वलयों का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें डीसी चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमें दिष्टि धारा मिलती है और वहाँ पे हमें प्रत्यावर्ती धारा मिलती है। इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बचा है इसमें केवल लास्ट, कि घरेलू विद्युत परिपथ। ये हमारा करंट के चैप्टर का था, हालांकि इस चैप्टर में मिला दिया है कि घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है। जो हमारे घर में वायरिंग होती है उसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक है कि घरों में विद्युत धारा के परिपथों को 3 प्रकार के तार प्रयुक्त किए जाते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ होता है उसमें 3 तरह के तार यूज किए जाते हैं। एक तो लाल विद्युत में धनात्मक लाल तार, लाल वाला जो तार होता है वो पॉजिटिव धनात्मक यानी कि हमारा गर्म तार होता है। और एक होता है काला तार, जिसे हम उदासीन कहते हैं या न्यूट्रल कहते हैं या फिर ऋणात्मक तार कहते हैं। एक होता है हमारा भू संपर्क तार, यानी कि एक होता है अर्थिंग वाला तार, हरा तार होता है जिसकी अर्थिंग देते हैं। तो भारत में विद्युत में तार व उदासीन तार के बीच विभवांतर 220 वोल्ट होता है। यानी कि भारत में हमारे यहाँ जो घरों में लाइट आती है वो 220 वोल्ट, यानी कि जो लाल वाला तार होता है उसमें 220 वोल्ट होगा और जो काला वाला तार होगा उसमें 0 वोल्ट होगा। विद्युत परिपथ का जो डायग्राम होता है कि इस तरह से होता है, जैसे कि हमारे घरों में सबसे पहले तो बिजली खंभे से आती है, दो तार एक खंभे से आती है, तो मीटर से जो निकलती है वो मीटर से निकल के हमारे जाती है विद्युत प्रदाय बोर्ड में, जो मेन बोर्ड होता है, जो हमारे घर के बाहर मेन बोर्ड होता है उसमें जाती है। तो यहाँ पे एक तो जाता है हमारा फेज और एक जाता है न्यूट्रल। फिर यहाँ से ये जो न्यूट्रल वाला वायर है ये जाता है हमारा विद्युत मापी में, यानी कि हमारे एनर्जी मीटर में, विद्युत मापी यानी कि हमारे मीटर में। फिर मीटर से जो निकलता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाता है। यहाँ पे हमने बॉक्स बना रखे हैं, यानी कि बोर्ड बना रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जहाँ पे बहुत सारे बटन लगे होते हैं। और वहाँ से हमारा क्या होता है, वहाँ से जैसे मान लिया हमारे एक कमरे हैं, 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा, तो हम यहाँ से अलग अलग अपनी सप्लाई दे सकते हैं और वहाँ पे भी हम ये बोर्ड लगा सकते हैं, हर एक कमरे में एक बोर्ड लगा सकते हैं। तो ये एक क्या है हमारा, इस तरह से हम एक डायग्राम बना सकते हैं घर के अपने परिपथ का कि हमारा घर किस प्रकार है, उस घर के प्रकार के आधार पे हम अलग अलग परिपथ बना सकते हैं। इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भू संपर्क तार क्या होता है, ये कैसा होता है, ये विद्युत आघात से हमें बचाता है। क्या करता है, जैसे किसी ने अगर हम ये अर्थिंग वाला तार लगा देते हैं तो किसी ने अगर ये वाला तार छू लिया है तो टोटल जो करंट है यहाँ से इसमें से ना जाकर सारा अर्थिंग वाला तार जाके ज़मीन में चला जाता है और हानि बच जाती है, यानी कि उसे करंट नहीं लगता है। अर्थिंग करने से हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा होता है और हमें पता है जिधर प्रतिरोध ज़्यादा होता है उधर करंट कम जाती है। और ये जो हमने भू संपर्क तार लिया इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। इसका प्रतिरोध कम होने के कारण सारी धारा इसमें से होकर ज़मीन में चली जाती है और हमारे शरीर में धारा नहीं आती और हमें करंट नहीं लगता है। इसके बाद 2 तरह के हमारे फॉल्ट हो जाते हैं। एक तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है किन्हीं भी 2 तारों का, जैसे ये फेज आया न्यूट्रल आया, इन दोनों का आपस में मिल जाना। जब दोनों आपस में शॉर्ट हो जाते, मिल जाना आपस में, जब दोनों मिल जाते तो इसे हम कहते हैं कि शॉर्ट हो गया तार। तो जब अचानक में विद्युत में तथा उदासीन तार आपस में जुड़ जाते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है और इससे हानियाँ बढ़ जाती हैं। क्या हो जाता है, हमारा शॉर्ट हो जाता है और शॉर्ट होने से आग भी लग जाती है। फेज और न्यूट्रल आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है और धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जहाँ पे भी धारा का मान बढ़ जाता है वहाँ पे लॉसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि P बराबर होता है I²R। तो जैसे ही करंट का मान बढ़ता है वैसी पावर हमारी ज़्यादा खर्च होने, यानी कि लॉसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पे हीट बढ़ जाती है और वहाँ आग लगने का खतरा हो जाता है। इसी प्रकार होता है ओवरलोड। अगर हम किसी तार पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड डाल दें, क्षमता से अधिक ज़्यादा लोड डाल दें, तो उस तार का क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है और उस तार के जलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इन सब शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए या ओवरलोड से बचने के लिए हम यूज करते हैं सुरक्षा की युक्तियाँ। क्या क्या यूज करते हैं, हम फ्यूज यूज करते हैं, एमसीबी यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी को बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, भू संपर्क अर्थिंग यूज करते हैं। इन सब घटनाओं से बचने के लिए हम इन सब का यूज करते हैं, इन्हें बोलते हैं सुरक्षा की युक्तियाँ। ये क्या हमारी सुरक्षा की युक्तियाँ हैं। इनसे हम क्या करते हैं, ये अर्थिंग और हमारी जितने भी फॉल्ट होने के चांसेस होते हैं वो सब
हम इनको कम कर सकते हैं। एमसीबी क्या होता है, इसे हम मेन फेज में लगाते हैं, जो भी हमारा फेज जा रहा है उसमें लगा देते हैं, ऐसी फ्यूज को उसमें लगा देते हैं। जब बहुत ज़्यादा करंट हो जाती है तो ऑटोमेटिक इस सर्किट को आगे करंट जाने ही नहीं देते, ब्रेक कर देते, सर्किट को वहीं पर रोक देते, तोड़ देते हैं और आगे करंट नहीं जाने देते। इससे क्या होता है, हमारा सर्किट सुरक्षित हो जाता है।